हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन है ये पूरा सेशन एमपीटेट को टारगेट करेगा एज वेल एज ये रीट एग्जाम को टारगेट करेगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं तो आपको उसमें भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एक्विजिशन से रिलेटेड है या सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड है उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम फाइनली शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहले हम एक एक थ्योरी को अच्छे से जो भी टू द पॉइंट चीजें हैं, जो शॉर्ट में चीजें हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उनको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करेंगे जिससे कि आपका कंप्लीट जो वीडियो है वो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की हम वीडियो नंबर 2 को। और इससे पहले मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो एक्विजिशन एंड लर्निंग की वीडियो बनाई थी। आई होप आपने देखी हो, नहीं देखी है तो जरूर आप देख लेना, आपको उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी है थ्योरीज जो हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आई। तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जो ये डिस्क्राइब करती है कि कोई भी भाषा को एक बच्चा कैसे एक्वायर करता है। यानी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी अपनी भाषा को, जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी होम लैंग्वेज है, आप उसको कैसे नेचुरली एक्वायर करते हैं। और इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि एक भाषा को कैसे एक्वायर किया जाता है, एक भाषा को सीखा कैसे जाता है और एक भाषा को पढ़ाया कैसे जाता है, ये थ्योरी इस चीज के बारे में बताती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली थ्योरी की, तो सबसे पहली थ्योरी आती है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ने अलग बोला कि हम भाषा को कैसे सीखेंगे। उसके बाद मेंटलिस्ट थ्योरी आती है जिसे हम इनेट थ्योरी भी कहते हैं, इनेटिज्म भी कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रैशनलिस्ट क्या मानते थे। रैशनल जो थ्योरी थी जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग भाषा को कैसे सीखा जाता है, कैसे एक्वायर किया जाता है। उसके बाद स्टीफन क्रैशन की जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या बातें बताई, क्या क्या उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। और लास्ट में हम इंटरैक्शन थ्योरी पढ़ेंगे कि इंटरैक्शनिस्ट जो थ्योरिस्ट थे वो क्या मानते थे भाषा के बारे में। तो आइए बात करते हैं इन सभी थ्योरी के बारे में। और इसमें से जब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी की और अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो ये दोनों ही एक्विजिशन पे फोकस करते हैं। और बाकी जो थ्योरीज हैं जैसे कि क्रैशन की थ्योरी हो गई या फिर अगर मैं बात करूं इंटरैक्शन की थ्योरी हो गई, तो ये फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस करता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो इंट्रो था कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं इन सभी थ्योरी के बारे में एक एक करके। सबसे पहली थ्योरी आती है बिहेवियरिज्म, यानी कि हिंदी में इसको व्यवहारवाद कहते हैं। अब व्यवहारवाद वही है जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते आ रहे हो कि हम भाषा को कैसे सीख रहे हैं, हम क्या तरीका है ह्यूमन के अंदर भाषा को एक्वायर करने का। तो इसको बीएफ स्किनर ने इसको, वैसे तो बिहेवियरिज्म के जो फादर है वो वॉटसन है, लेकिन स्किनर ने अपनी एक थ्योरी दी थी जहां पे उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो भाषा को कैसे एक्वायर करता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सीधा पेपर में बनता है और मेन पॉइंट्स को केवल हम डिस्कस करेंगे फटाफट से इसमें। ठीक है, सबसे पहले है द बिहेवियरिस्ट थ्योरी बिलीव्स दैट इन्फेंट लर्न ओरल लैंग्वेज फ्रॉम देयर ह्यूमन रोल मॉडल्स। यहाँ पे बात होती है ह्यूमन रोल मॉडल्स की कि जो भी बच्चा भाषा को, अपनी पहली लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपनी फैमिली में, वो रोल मॉडल के भाषा को देख करके, सुन करके, समझ करके वो उसको परसीव करता है, जिसके अंदर वो इमिटेट करता है, रिवॉर्ड से या प्रैक्टिस से भाषा को बच्चा सीखता है। तो अगर आपके पेपर में आए कि एक बच्चा भाषा को इमिटेशन से सीख रहा है, नकल करके सीख रहा है, सामने वाले को देख के सीख रहा है, रिवॉर्ड से सीख रहा है, पनिशमेंट से सीख रहा है या अभ्यास से अधिक सीख रहा है, तो वो आपका कौन सा थ्योरी हो जाएगा, बिहेवियरिस्ट थ्योरी हो जाएगा। यहाँ पे उनको जो भी बच्चा इमिटेट करता है साउंड्स को, पैटर्न को, उसे प्रेस किया जाता है और उसे एफर्ट अगर उसने किया तो उसके लिए उसको हो सकता है रिवॉर्ड दिया जाए, अफेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं ड्रिल की। अगर मैं मेन पॉइंट्स में बताऊं, हम ड्रिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा इमिटेट करता है। ठीक है, इमिटेशन आ गया, रिवॉर्ड की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो आपको बस ये बेसिक पॉइंट याद रखने हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड थ्योरी हमारी आते हैं इनेट थ्योरी। इनेट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है, चॉम्स्की का।
ठीक है। अगर पूछा जाए कि चॉम्स्की किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो चॉम्स्की रिलेटेड है इनेट थ्योरी से। इनेट का मतलब क्या होता है? जो जन्मजात हो, ठीक है, जन्मजात। आप समझ गए होंगे कि किस चीज की बात यहाँ हो रही है। जो चॉम्स्की थे उन्होंने बिहेवियरिज्म जो थ्योरी थी उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह से बच्चे को हमेशा ड्रिल से, इमिटेशन से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से नहीं सिखा सकते, हम मैकेनिकली बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो क्रिटिसाइज किया चॉम्स्की ने 1957 में बिहेवियरिज्म थ्योरी को, और इन्होंने बोला कि जो बच्चा है वो एक इनपुट डिवाइस को लेकर के जन्म लेता है जिसे एलईडी कहा जाता है, जिससे वो भाषा को एक्वायर करता है। ठीक है, आइए और इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब मेजर पॉइंट्स इस थ्योरी के क्या थे कि चॉम्स्की बिलीव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन, गिवन एजुकेट केयर इट जस्ट हैपेंस टू द चाइल्ड। इन्होंने कहा कि पहला पॉइंट कि जो भाषा विकास होता है वो एक फिजिकल मैच्योरिटी की तरह होता है, जो कि एक कैसे है, बाय बर्थ बच्चा एक क्षमता को लेके आया है। जैसे हम मैच्योरिटी लेके आते हैं वैसे ही हम भाषा सीखने की क्षमता को लेकर के आते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन आर बोर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे एक अपने यूनिवर्सल ग्रामर के साथ जन्म लेते हैं, जिससे वो भाषा के रूल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड सीम टू हैव अ क्रिटिकल पीरियड। यहाँ पे चॉम्स्की का फोकस था कि जो भी बच्चे हैं, पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, वो सभी एक फेज से, एक पीरियड से गुजरते हैं जिसे क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। और क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर जो लर्निंग होती है, जो बच्चा भाषा को सीखता है, वो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से, बहुत ज्यादा फास्ट और सक्सेसफुली वो भाषा को सीखता है। ठीक है, जो शुरुआती समय होता है उसे क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो गो थ्रू द सेम स्टेज। ये आप याद रखना पॉइंट कि चॉम्स्की के अनुसार पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सेम स्टेज से गुजरते हैं, यानी भाषा विकास का जो एक स्टेज होता है सब में सेम होता है, सबके लिए समान होता है। चॉम्स्कीज एम्फेसिस ऑन आवर इनेट रेडीनेस। चॉम्स्की ने एम्फेसिस क्या किया कि हमारी इनेट रेडीनेस होती है, जिससे हम क्या लर्न करते हैं, ग्रामर को लर्न करते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि हम अपनी इनेट एबिलिटी यानी एलईडी से क्या करते हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और इस थ्योरी के जो मेजर पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि आपकी पूरी वीडियो में जो आज हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पॉइंट है, यही वाली थ्योरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने 3 एस्पेक्ट की बात की है। पहला इनेट एबिलिटी बोला चॉम्स्की ने कि हम बॉर्न होते हैं एक अपनी इनेट जन्मजात क्षमता को लेकर के आते हैं, जिससे हम भाषा को एक्वायर करते हैं। तो इसे इनेट एबिलिटी कहा जाता है कि आप एक इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेकर के जन्म लेते हैं, जिससे हम आगे चल के भाषा के रूल को सीखते हैं। नेक्स्ट है जनरेटिव ग्रामर। इन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का फादर भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, जनरेटिव ग्रामर रेफर्स टू finite set of rules to generate sentences and can be used to produce more sentences in that language। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि मान लीजिए एक बच्चा है जो अपनी इनेट कैपेसिटी एलईडी को लेकर के जन्म लेता है, उसके अनुसार वो क्या करता है, धीरे धीरे रूल्स को समझता है और सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करता है। तो इसे हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, जो कि चॉम्स्की ने दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया, तो चॉम्स्की आप लगाएंगे। और तीसरा इन्होंने बोला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी ह्यूमन हैं, जो भी बच्चे हैं अक्रॉस ऑल कल्चर्स, सभी एक क्या लेके आते हैं अपने साथ, एक भाषा अर्जन क्षमता या डिवाइस लेकर के आते हैं, जिससे वो भाषा को आगे प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को तीनों पॉइंट, इनेट एबिलिटी, जनरेटिव ग्रामर एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्लियर हो गया होगा इस थ्योरी में। तो ये आपका कौन सा थ्योरी था, इनेटनेस थ्योरी था, जहां पे इन्होंने इनेट की बात की है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी में आपका सबसे पहले नाम किसका आएगा, पियाजे का, जहां पे ये कहते हैं कि जो भी हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, जो भी हम एक्विजिशन करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, यानी बच्चे की मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी सीखते हैं, वो जो भी भाषा है उसको हम एक्वायर करते हैं। आगे है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग सीज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एज अ कॉन्शियस एंड रीजन्ड थिंकिंग प्रोसेस।
अब देखो यहाँ पे जब हम कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक थ्योरी की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक बहुत ज्यादा ड्रिल पे, रिपीटेशन पे, रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे फोकस ना करके कॉन्शियस पे फोकस करता है, चेतना पे फोकस करता है कि जो भी बच्चा सीखता है वो अवेयर होके सीखता है, जो भी बच्चा थिंकिंग करता है उसमें डेलिबरेटली वो थिंक करता है, यानी कि जानबूझ के डेलिबरेटली और सिस्टमैटिकली भाषा को बच्चा यहाँ पे सीखता है, यहाँ पे लर्निंग करता है। The cognitive code approach of the 1970s emphasized that language learning involved active mental processes. अब यहाँ पे cognitive code approach ये कहता है कि जो भी language development है वो active होता है और बच्चा mental process से भाषा को सीखता है, ना कि habit formation से। तो कॉग्निटिव जो थ्योरी थी उन्होंने बिहेवियरिस्ट को नकारा और ये कहा कि जो भी बच्चा भाषा को एक्वायर करता है वो एक्टिवली करता है, कॉन्शियसली करता है और डेलिबरेटली करता है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जब बच्चा किसी भी चीज को लर्न करता है, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें कि माइंड मैप आ जाता है, बच्चा माइंड मैप बनाता है, कॉन्सेप्ट मैप बना रहा है, विजुलाइज करना चीजों को, एसोसिएशन करना यानी सह संबंध बनाता है, विभिन्न विभिन्न मान लीजिए शब्द है, साउंड है उनके बीच, निमोनिक्स टेक्निक का बच्चा यूज करता है, अब क्लू का यूज कर रहा है रीडिंग के अंदर, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, सेल्फ टेस्टिंग यहाँ पे आ जाती है और इसमें मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी भी आ जाती है, बार बार ये पेपर में आता है, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग करना यानी अपने खुद पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं भी ड्रिल का नाम नहीं है, कहीं भी यहाँ पे रिपीटिशन का नाम नहीं है, कहीं भी यहाँ पे इमिटेशन का नाम नहीं है, तो ये सब आपका क्या है कॉग्निटिव के अंदर आएगा जहाँ पे बच्चे की थिंकिंग ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इनपुट और इंटरैक्शनिस्ट थ्योरीज। अब इनपुट थ्योरी या इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है आइए देखते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आपने वाइगोत्स्की या ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द वर्क ऑफ चॉम्स्की, the more recent theorists have stressed the importance of language input children receive from their caregivers। ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी ने जो थ्योरी लेके आए लिंग्विस्ट, उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो भी भाषा एक्वायर करता है वो अपने केयर गिवर के मदद से करता है, यानी जहां पे बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ है, उनसे वो भाषा को सीखता है। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि फोकस जहां पे आपका कम्युनिकेशन है या फोकस इंटरैक्शन है लोगों के साथ या केयर गिवर्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, तो कौन सी थ्योरी में आ जाएगा, इंटरैक्शनिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंग्वेज एग्जिस्ट टू द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन बी लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरैक्शन। यहाँ पे बच्चा इंटरैक्शन से सीख रहा है जहां पे वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनसे वो आए दिन कम्युनिकेशन कर रहा है और भाषा को सीख रहा है। सो द इंटरैक्शन थ्योरी रिकॉग्नाइजेस द बोथ environmental and biological factors are important in language development। आप इसको याद रखना कि इंटरैक्शन थ्योरी ने ये फोकस खास तौर पे किया कि भाषा सीखने में बायोलॉजिकल के साथ साथ एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी ये बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट दोनों को ही क्या इक्वल इंपॉर्टेंट मानते हैं। टू ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ इंटरैक्शन थ्योरी, तो यहाँ पे देखो दो बड़े नाम हैं, एक है लेव वाइगोत्स्की एंड दूसरा है जेरोम ब्रूनर। सो अगर आपके पेपर में वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है, स्कैफोल्डिंग आए, जेडपीडी आए या आपका एमकेओ आए, जो भी आपके क्वेश्चन वाइगोत्स्की की थ्योरी से आए वो आपका इंटरैक्शनिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो आपको केवल नाम याद रखना है कि कौन किस थ्योरी से रिलेटेड है। आइए बात करते हैं एक डिफरेंस की, उसके बाद हम क्रेशन की थ्योरी को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दो थ्योरी है जो हमने अभी अभी पढ़ी है, एक है इनेट थ्योरी और दूसरा इंटरैक्शन थ्योरी। फटाफट से एक डिटेल हम एकदम एक क्या रिव्यू इसका हम देखेंगे। यहाँ पे इनेट थ्योरी में हम चाइल्ड के सिंटेक्स पे फोकस करते हैं, यानी हम सेंटेंस पे फोकस करते हैं, और इंटरैक्शन में हम किस पे फोकस करेंगे, कन्वर्सेशन पे। ठीक है, जो केयर गिवर द्वारा दी जाती है, जो बच्चा बातचीत कर रहा है। ठीक है, इनेट में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरैक्शन में हम कम्युनिकेशन पे इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ केयर गिवर क्या देता है, स्कैफोल्डिंग देता है इंटरैक्शन में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को खुद ब खुद, तो ये आपका इनेट हो जाएगा। रोल चाइल्ड का यहाँ पर एलएडी होता है, जहां पे बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को यूज कर रहा है,
लेकिन इंटरेक्शन थ्योरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। एनवायरमेंट के रोल की बात करें तो इनेट थ्योरी में ज्यादा रोल नहीं माना गया है। इनेट थ्योरी में बायोलॉजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, जो बच्चा हेरिडिटी से ला रहा है अपने गुणों को या लैंग्वेज डिवाइस को। लेकिन इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट जो थ्योरी है क्रैशन की वो डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्रैशन की थ्योरी है ये बहुत डिटेल है, लेकिन यहाँ मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ऐड किया है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्रैशन ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, और उस थ्योरी में इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिया था, एक मॉडल दिया था, मॉनिटर मॉडल जिसे कहा जाता है। अब इस मॉडल के बारे में आपको याद रखना है कि बेसिकली बात इसमें उन्होंने कहा क्या है। ठीक है, तो पहली बात कि हम यहाँ पे 5 हाइपोथेसिस देखेंगे जो क्रैशन ने बोला, और इन्होंने ये बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हर बच्चा इन प्रोसेस से गुजरता है जब भी वो किसी भी भाषा को लर्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर टेडियस ड्रिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्रैशन इन्होंने कहा कि एक्विजिशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप बार बार रूल्स पे फोकस करेंगे या आप बहुत ज्यादा ड्रिल पे फोकस करेंगे। बेसिकली बिहेवियरिज्म को इन्होंने नकारा और कहा कि एक्विजिशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम बार बार ड्रिल करवाएं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज द क्रूशियल एंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो क्रैशन ने बोला, इन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसी भी भाषा के एक्वायर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है जहां पे आप बच्चे को एक हेल्प दे रहे हैं, आप बच्चे को एक सपोर्ट दे रहे हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझना कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू क्रैशन लर्निंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन एक्विजिशन। ये आप याद रखना, हाईलाइट अलग से इसको किया है कि क्रैशन ने कहा कि भाषा को सीखने से ज्यादा एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस एक्विजिशन में इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो 5 हाइपोथेसिस कौन कौन सी हैं? पहला है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, उसके बाद मॉनिटर, इनपुट, अफेक्टिव फिल्टर एंड नेचुरल ऑर्डर। तो आपको इनके नेम जो है याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन भी आएगा तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा क्रैशन की सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में 5 हाइपोथेसिस है या नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में कि ये है क्या। बेसिक बिल्कुल हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं देखेंगे। जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं इनको बस आप समझो। ठीक है, सबसे पहला हाइपोथेसिस है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में यहाँ पर जो क्रैशन है उन्होंने दो सिस्टम की बात की। एक होता है एक्वायर्ड सिस्टम भाषा का, एक होता है लर्न सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीधा बनेगा कि एक्वायर्ड सिस्टम और लर्न सिस्टम लैंग्वेज का किसने दिया? तो क्रैशन ने दिया था। और इन्होंने ये कहा कि द एक्वायर्ड सिस्टम या जो एक्विजिशन होता है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है जहां पे बच्चा अपनी पहली भाषा को सीखता है। ठीक है, देखो गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको इतना याद रखना है कि एक्विजिशन लर्निंग में इन्होंने ये कहा कि हमारे 2 सिस्टम होते हैं भाषा को सीखने में, एक होता है एक्विजिशन, एक होता है लर्न। ठीक है, एक्विजिशन जो है वो सबकॉन्शियस है जहां पे हम अर्धचेतन है और हम अपनी पहली भाषा को सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आता है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में इनपुट का मतलब मैंने क्या बोला कि आप कोई सपोर्ट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे टास्क जो बच्चे के लिए डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर आप बच्चों को क्या देते हैं? इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, कोई हेल्प हो सकती है, कोई स्केप फोल्डिंग हो सकती है, वो आपका इनपुट हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर इनपुट हाइपोथेसिस में टीचर जो है वो बच्चे को हेल्प करता है उस चीज को समझने में जो बच्चे के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, थर्ड आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस है जहाँ पे मॉनिटर की बात की गई है, ये रिलेशनशिप बताता है एक्विजिशन में और लर्निंग में। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इसमें जो भी बच्चा सीखता है वहां पे कोशिश ये रहती है कि वो अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करे। जैसे कि कोई भी बच्चा लर्न कर रहा है, वहां पर ये बताता है कि क्या मिस्टेक्स हैं और उस मिस्टेक को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है
कि बच्चा कोई भी भाषा को जब लर्न करता है ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वहां पर प्रिवेंट करता है गलतियों को, धीरे धीरे बच्चा मिस्टेक्स को वहां पे कम करता है। तो ये कहता है मॉनिटर हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं लर्निंग में कितनी वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही है या कितनी मिस्टेक्स है, और उस मिस्टेक्स को यहाँ पे कम किया जाता है ताकि वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। उसके बाद नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का मतलब है कि किसी भी भाषा को सीखने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका नहीं होता है किसी भी चीज को सीखने का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इजी टू डिफिकल्ट सिखाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा कि हमें नेचुरल ऑर्डर तो सिखाना है LSRW का, लेकिन हम उसके अंदर भी एक पैटर्न से सिखाते हैं, हम ग्रेडेशन से सिखाते हैं। तो जो ग्रेडेशन वाली बात है, जो चीजों को सिंपल करने की बात है, या सिंपल स्ट्रक्चर को पहले सिखाने की बात है, वो सारी चीजें नेचुरल ऑर्डर के अंदर आएगी। तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में यही कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखाने से पहले हमें उनको नेसेसरी जो बेसिक चीजें हैं उनको सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा नेचुरल ऑर्डर में सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो नेचुरल ऑर्डर इस चीज के बारे में हमें बताता है। और इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में क्या कहा जाता है कि स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग, टू मैक्सिमाइज लर्निंग रिजल्ट्स पीपल शुड लर्न इन नियर जीरो और जीरो स्ट्रेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे बात की गई है किसकी? स्ट्रेस एनवायरनमेंट की। बच्चा कोई भी जब लैंग्वेज को सीखता है तो वहां पर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो स्ट्रेस है, जो बर्डन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो लो ना रहे, वो हाई रहे। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि अगर बच्चे की मोटिवेशन कम है तो हम ट्राई करें कि जो हाई मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गुड सेल्फ इमेज है, या फिर लो लेवल ऑफ एंजाइटी है या एक्सट्रोवर्जन है, उसको हम यहाँ पे क्लासरूम के अंदर लाएं, ताकि वो सक्सेसफुली भाषा को सीख सके। यानी जो भी बच्चे के अंदर स्ट्रेस हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, उसको हमें बरकरार रखना है ताकि वो भाषा को इजीली सीख सके। तो इस चीज को बोलता है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। फिल्टर का मतलब क्या है? किसी चीज को आप, फिल्टर का मतलब है कि आप दूर कर रहे हैं इम्प्योरिटीज। तो यहाँ हम वही चीज करते हैं कि अगर लो एंजाइटी सिचुएशन है, एंजाइटी बहुत है, कॉन्फिडेंस कम है, मोटिवेशन कम है, तो आप उस मोटिवेशन को बना के रखते हैं, जिसे हम इफेक्टिव फिल्टर कहते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शॉर्ट में मैं चीजों को समझाऊं। नहीं समझ आया तो दोबारा आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको पढ़ सकते हो, या दोबारा वीडियो को आप देख लेना, ठीक है? तो चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे 5 हाइपोथेसिस कंप्लीट होते हैं क्रेशन की थ्योरी, जो क्रेशन ने बात की अपनी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि कितनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई हैं इस सेशन से। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नॉर्म चॉम्स्कीज थ्योरी इज प्रिमियरली रिलेटेड टू। तो चॉम्स्की की थ्योरी किससे रिलेटेड थी? लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। चॉम्स्की के अनुसार क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी, और इनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि जनरेटिव ग्रामर है, या यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी है, या फिर LAD की बात जो है वो LAD की बात चॉम्स्की ने की है। और चॉम्स्की किससे रिलेटेड है? इनेट थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज थ्योरी फोकसेस ऑन इनबॉर्न कैपेसिटी। कौन सी थ्योरी है जो इनबॉर्न कैपेसिटी पे फोकस करता है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटी इनबॉर्न जो होती है उसे हम LAD कहते हैं, और ये LAD कहाँ से आई है? नेटिविस्ट थ्योरी से आई है। नेटिविस्ट जो थ्योरी है इसे हम इनेट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है? तो याद रखना नेटिविस्ट थ्योरी का नाम ही इनेट थ्योरी है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। The linguist Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device that he or she uses for semantics, phonemes, universal grammar और complex words. So इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि LAD की मदद से बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर को सीखता है, और ग्रामर के रूल्स को क्या करता है बच्चा? जनरेट करता है। क्या करता है? जनरेट करता है। तो ये जनरेट वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है who strongly maintains that language is learned by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses. कौन सी थ्योरी है जो इस चीज की बात करती है? इमिटेशन की, स्टिमुलाई की एंड रीइंफोर्समेंट की। तो हमने डिस्कस किया कि ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है, और यहाँ पे स्किनर ने इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। डैश इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इंटरैक्शन थ्योरी से संबंधित क्या होना चाहिए?
तो इंटरैक्शन थ्योरी जहां पे हमने ये देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपने केयर गिवर के साथ या अपने एनवायरमेंट में, तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच थियरिस्ट हाइपोथाइज्ड दैट चिल्ड्रन हैव बिल्ट इन रेडीनेस टू लर्न लैंग्वेज। किसने कहा कि चिल्ड्रन जो है वो रेडीनेस के साथ जो है बिल्ट होते हैं या जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नॉर्म चॉम्स्की। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। You believe that human beings are born with the capacity to acquire language. Your belief aligns with which of the following models? अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हम जन्म लेते हैं कैपेसिटी के साथ जिसमें हम भाषा को एक्वायर करते हैं, तो हम किस थ्योरी की बात यहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ पर नेटिविज्म थ्योरी जो है, यहाँ पे जो मॉडल है वो यहाँ पे एक्विजिशन डिवाइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ना होके क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात यहाँ पे की गई है, क्योंकि कैपेसिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर मॉडल जो है वो एलएडी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बी भी इसका करेक्ट है, लेकिन सी वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यू बिलीव दैट ह्यूमन लर्न लैंग्वेज द वे दे डू सम अदर स्किल्स एंड एबिलिटीज थ्रू एक्सपीरियंस, विद विच थियरिस्ट वुड यू अग्री? चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यू बिलीव दैट ह्यूमंस लर्न लैंग्वेज द वे दे डू सम अदर स्किल्स एंड एबिलिटीज। स्किल्स एंड एबिलिटीज से जो भाषा सीखते हैं, हम अपनी एक्सपीरियंसेस से जो सीखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। जीन पियाजे ने बात कही है कि जो भी हम सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इंक्लूड्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या चीजें शामिल होती हैं? ऑब्जेक्टिव्स डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, यूजेस ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स सच एज जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, द रिटन कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स, और ग्रुपिंग स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएटली। तो हमने अभी डिस्कस किया कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को बहुत ज्यादा फोकस क्रेशन ने अपनी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में किया है, और इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है कि आप एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को लो एंजाइटी सिचुएशन में, जहां पर आपने जेस्चर्स यूज कर लिया, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट एंड आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टेक्निक्स है उनको आपने यूज किया है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इज रिलेटेड टू। अगर हम बात करें बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव की, तो ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो हमने बिहेवियरिज्म थ्योरी को अभी पढ़ा है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर बिहेवियरिज्म में क्या आएगा। मेमोराइजेशन आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर मेमोराइज करवाना, फॉलोड बाय पैटर्न ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिसिंग वर्ब फॉर्म्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन, पैटर्न, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें बिहेवियरिज्म से संबंधित है, तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Stephen Krashen developed a series of hypotheses. The most relevant are, सबसे मोस्ट रेलिवेंट कौन से थे जो क्रैशन ने डेवलप किए? द एक्विजिशन एंड लर्निंग लैंग्वेज, इंग्लिश प्लुरलाइजेशन, लर्निंग क्रिएटिवली कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज, या बिहेवियरिस्ट हाइपोथेसिस। तो हमें पता है कि क्रैशन ने दो सिस्टम की बात अपनी थ्योरी में की, एक उन्होंने कहा एक्विजिशन सिस्टम एंड दूसरा उन्होंने कहा लर्निंग सिस्टम। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रैशन ने किसको माना अपनी थ्योरी में? एक्विजिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है और लर्निंग को इन्होंने लेस इंपॉर्टेंट माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बात की है एक्विजिशन एंड लर्निंग की। चॉम्स्की's theory inspired psycholinguistics to record and describe the developing grammars on behaviorist theory, the acquisition and learning hypothesis, innatist perspective, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो चॉम्स्की की थ्योरी है वो किससे इंस्पायर हुई है, क्या पर्सपेक्टिव है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनेट थ्योरी से रिलेटेड है चॉम्स्की, जिन्होंने इनेट क्षमता की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का क्या मतलब है? तो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, चैलेंजिंग लैंग्वेज इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन नेचुरल कम्युनिकेशन और फोकसिंग ऑन ग्रामर। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन नेचुरल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप भाषा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन अ नेचुरल कम्युनिकेशन। ठीक है,
सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वर्क्स ऑन। अगर हम बात करें इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की भाषा में तो किस पे फोकस ये करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर हम कन्वर्सेशन की बहुत बात करते हैं, आउटपुट की बात नहीं है, इनपुट की भी बात नहीं करते हैं, केवल लिसनिंग जरूरी नहीं है, हमें जरूरी क्या है, नेचुरल कन्वर्सेशन बिटवीन नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो यहाँ डी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, what of the following theories are not part of second language acquisition theory। कौन सी थ्योरी जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव इन सेकंड लैंग्वेज, इनेटिस्ट पर्सपेक्टिव, क्रेशंस 5 हाइपोथेसिस और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन हाइपोथेसिस। तो हमने डिस्कस किया कि हम बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं भाषा में, इनेटिस्ट की बात करते हैं, हम क्रेशन की बात भी करते हैं, लेकिन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन कोई हाइपोथेसिस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं एंड आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपको सारी थ्योरीज बेसिक पता चल गई होंगी एंड अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिले एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी काम के लिए। तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी एमपीटेट रीट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे अपकमिंग में वीडियो और भी ऐसे लाने वाली हूँ, कंप्लीट कोर्स में स्टार्ट कर रही हूँ एमपीटेट के लिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर कोई भी फीडबैक आपको देना है तो आप जरूर अपना फीडबैक मुझे दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सेशन जेन्युइनली कैसे लगते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।